उपेंद्र भैया, धीरज भैया और डॉक्टर ऋषि नेता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस गोष्ठी को आयोजित करके बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें संविधान के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, अगर संविधान के कैरेक्टरिस्टिक को आपको समझना है तो संविधान का प्रियम्बल दिखा जाता है। आखिर प्रस्तावना में संविधान के क्या कहा गया है। आज हम लोग बात कर रहे थे पंथ निरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट और सोवरेन शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगर हम लोग सेकुलरिज्म की बात करें तो सेकुलरिज्म जो है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक भारतीय संविधान में वर्णित है, जो कि एक मूल अधिकार है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर हम लोग फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, अगर भारत के संदर्भ में हम पंथ निरपेक्षता की बात करें और यूरोप के संबंध में पंथ निरपेक्षता की बात करें कि दोनों अलग अलग है। अगर भारत के संबंध में पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पंथ निरपेक्षता एक पॉजिटिव जो है यहाँ पर सेकुलरिज्म देखने को मिलता है। मतलब ये है कि जो भारत का जो पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पर राज्य जो है मतलब सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा, जबकि फ्रांस और यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो वहां पर राज्य धर्म से बिल्कुल अलग है। मतलब ना तो राज्य का धर्म से कोई मतलब है, ना धर्म कोई मतलब है। जबकि हमारे यहाँ भारत के संदर्भ में धर्म जो है, राज्य जो है धर्म का जो है आदर सम्मान करेगा, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। इसके संदर्भ में एक केस भी था, एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1984 का, जिसे मतलब बहुत फेमस केस है। इसमें जो है मतलब ये बताया गया था कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो मूलभूत तत्व होते हैं जिनमें पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकता है। इसमें से एक शब्द है सेकुलरिज्म, मतलब पंथ निरपेक्षता। इसी केस में एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने पूछ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया तो सत्ता में ऐसा कहा गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा सेकुलरिज्म। लेकिन इसी के साथ मतलब इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया था कि धर्म और राजनीति इन दोनों को अलग अलग किया जाना चाहिए। अगर हम अलग नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा होगा। 1984 की बात यह है कि एक दिन जो है जो सत्ता का धर्म होगा वही पूरे देश का धर्म बन जाएगा। तो मेरा यही विचार है कि राजनीतिक दलों को सर्वोच्च न्यायालय के इस पूरे जजमेंट पर केवल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इस पूरे जजमेंट पर विचार किया जाना चाहिए। जो एक टिप्पणी की गई थी सेकुलरिज्म के संदर्भ में, कहीं ना कहीं वह आज हमें मतलब स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। खैर इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जो है मतलब सेकुलरिज्म जिस तरीके से मतलब हमारे यहाँ है और किस तरीके से आज वर्तमान समय में यह प्रतिबिंब हो रहा है वह भी मतलब देखने वाला है। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें प्रियम्बल में 3 शब्द और है, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो अगर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, अगर हम लोग वहीं सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय के संदर्भ में हमें आर्टिकल 14 to 18 भी देखना पड़ेगा। आर्टिकल 14 to 18 जो कि संविधान में समानता के अधिकार की बात करता है। तो अगर समानता के अधिकार की हम लोग बात करें आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 में 2 फ्रेज का यूज किया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम लोग मतलब इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करें कि इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी मतलब ये होता है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल। मतलब ये है जो लोग जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के कोई ऐसा पर्सन है, किसी के पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा है जो नॉर्मल है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है। तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग जो है मतलब इस इक्वालिटी के प्रिंसिपल को एक लिटरल इंटरप्रिटेशन के द्वारा लागू करें और दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट करें। कहीं ना कहीं जो फिजिकली हैंडीकैप है आपको उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और इसी की अवधारणा पर ही जो है मतलब आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 जो है मतलब है। आर्टिकल 15 और 15 जो है इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात करता है अगर पूरा, और 16 जो है मतलब जॉब में अपॉर्चुनिटीज की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, जो कि 16 ही जो है मतलब कहीं ना कहीं जो है मतलब जॉब में रिजर्वेशन की बात करता है। और रिजर्वेशन का जो बेसिक फंडामेंटल है वो यही है कि हम लोग जो है इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वल। वहीं अगर हम लोग आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो आर्थिक न्याय के संदर्भ में एक रिपोर्ट है, विश्व समानता रिपोर्ट, जो कि यूएनओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है,
जिसमें बताया गया है कि हमारे भारत देश में जो 10% आबादी है वह 57% जो है मतलब उसका जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय जो है 57% है। और जबकि उसमें भी 10% में जो 1% है जो अभिजात वर्ग है वो 22% इनकम पर जो है मतलब होल्ड किए हुए हैं। तो कहाँ से जो है हम लोग जो है मतलब आर्थिक न्याय को जो है मतलब सुनिश्चित कर पा रहे हैं। जबकि आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जैसे आपको चाहिए कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन इस समय की अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे जो है पीएसयूज हैं उनको जो है मतलब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब जो प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के बेसिस पर ही काम करेगा। उसको उसके जो प्राइवेटाइजेशन होगा, जो प्राइवेट कंपनीज होंगी वो प्राइवेट प्रॉफिट के बेसिस पे ही काम करेंगी। वो आप जो है मतलब वो जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इस संदर्भ में मतलब नहीं चाहिए। वहीं अगर हम लोग अगर एक जो महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों को जरूर करनी चाहिए इक्वालिटी के संदर्भ में ही, अगर हम लोग इक्वालिटी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए जो 33% रिजर्वेशन बिल था जो कि राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वह लोकसभा में अभी पारित नहीं हुआ है, लोकसभा से पास नहीं हुआ है। जबकि अगर रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर महिलाओं का चाहे पार्लियामेंट में हो या कहीं भी हो, अगर पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात करें तो एक आईपीयू और प्लस यूएन वुमेन की रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया में जो है मतलब 14% जो है मतलब रिजर्वेशन है इन द पार्लियामेंट। जबकि पूरा रिपोर्ट देखा जाए तो इंडिया का जो एग्जिस्टेंस करता है 148 नंबर पर करता है आउट ऑफ 193 कंट्री। वहीं अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, जीडीपी महिलाओं की संख्या तो 50% है लेकिन जीडीपी में उनका रिप्रेजेंटेशन 48% ही है। जबकि अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो लगभग 70% है, जो एनएसओ की नई रिपोर्ट आई है 2021 के अनुसार। वहीं अगर सबसे बड़ी बात है कि दो चीजों में रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, एक तो पार्लियामेंट में, दूसरा जुडिशरी। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन हम लोग बात किए तो 14% है, वहीं जुडिशरी में अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो महज 11% है महिलाओं का। तो ये तो बात हुई जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और हम लोग इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आर्टिकल 15 और 16 जो है, तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो है स्टेटस अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग देखें जो बड़े बड़े पोस्ट हैं जो कि सेक्रेटरीट लेवल के हैं, तो वहां पर SC ST का रिप्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल नल के बराबर देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो सेक्रेटरीट लेवल के पोस्ट होते हैं पार्लियामेंट में या कहीं भी जो है हम लोग। अब दूसरे संदर्भ में अभी राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, तो राष्ट्रवाद पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्रवाद के संदर्भ में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार थे, राष्ट्रवाद तभी प्रॉस्पर हो सकता है जब जातिवाद, सत्तावाद और सांप्रदायिकतावाद से मुक्त होगा। लेकिन आज के संदर्भ में राष्ट्रवाद का तो कुछ अलग ही मतलब हो रहा है। दूसरी बात अभी भैया ने की थी कि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन हाँ बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, लेकिन उसके बाद जो महात्मा गांधी ने उन पर कमेंट किया था, महात्मा गांधी ने कहा था कि गोलमेज सम्मेलन में जो उन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण पर महात्मा गांधी ने कमेंट किया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही जो है मतलब सच्चे राष्ट्रभक्त में बात। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने भी बहुत ही कम समय लिया लेकिन बहुत सारी चीजों को एक साथ आपने रेखांकित कर दिया, चाहे वो सांप्रदायिकता की बात हो या उसकी न्यायिक व्यवस्था हो, संविधान के उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला, आर्टिकल 16, 17 और 18 पर भी बात कर ली, इक्वलिटी की बात कर ली, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो या स्त्रियों के संदर्भ में, महिलाओं का जुडिशरी में और पार्लियामेंट में क्या योगदान है, और उसके साथ साथ आपने राम धीरज जी के बातों को भी कोट करके कंक्लूजन कर दिया। तो इसके लिए ही आप जाने जाते हैं, बहुत अच्छा लगा। और मैं एक बार पुनः अपने सभी वक्ताओं को इस मंच की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और उससे भी बड़ी बात, जो हमारे श्रोता लगातार 1 घंटे से हमें सुन रहे हैं, अपने बहुमूल्य समय दे रहे हैं, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
अन्यथा फिर ऑफ किया जाए, जैसे परमिशन हो आपकी। चलिए तो फिर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप सभी लोगों का। जय भीम, नमो बुद्धाय। उपेंद्र एक सेकंड, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी, मनोज जी, आप लोगों को सुनने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। उपेंद्र, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस के नाम से। मैं ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं वहाँ अपलोड कर दूँगी और आप लोगों से शेयर कर दूँगी, तो आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिलीज़ को आगे भी भेज सकते हैं और लोग जो है इसको सुन पाएंगे। तो वो लिंक मैं उपेंद्र के साथ शेयर कर दूँगी, आप लोग उसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो ये मच। बहुत जरूरी कदम है। जी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।